आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जानी मानी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ से। इनसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनिए इस बातचीत की दूसरी कड़ी। हम स्वागत कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में मीता वशिष्ठ जी का। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीता जी, वैसे तो आप कला फिल्मों के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं और हमारे मतलब कहना चाहिए ना कि जब आपको देखते हैं या आपका नाम आता है तो बस कला फिल्में ही याद आती हैं, आर्ट फिल्में याद आती हैं। वो तो आपने बखूबी की हैं और एक पहचान छोड़ी है, और उसके साथ साथ उतनी ही सफलता आपको व्यावसायिक फिल्मों में भी मिली है। वहाँ भी आपने अपना दबदबा बना के रखा हुआ, तो वहाँ से शुरू करें। जी ज़रूर। कमर्शियल शुरुआत हुई ताल गुलाम से एक्चुअली, जी। बट इट वाजंट द हीरोइन्स रोल, यू नो। सो ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग लेस देन अ लीड, बिकॉज आर्ट सिनेमा में सारे लीड रोल ही कर रही थी मैं। तो मेरी इच्छा नहीं थी। तो अंजुम राजबली जो राइटर थे वो मुझे कहते थे कि एक बार महेश भट्ट से मिल लो, और मैं कहूँ नहीं। मतलब आपने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। ओहो। फिर फोन आ जाए, उन दिनों सेल फोन नहीं थे ना। जी, जी। तो फोन जब आता था तो लैंडलाइन आपको पे तो उठाना पता नहीं पड़ता। होता था किसका है। हाँ, तो अंजुम फिर से कहें, अंजुम बड़े स्वीट इंसान जी। है, जो स्क्रीन राइटर्स के प्रेसिडेंट भी हैं अभी एसोसिएशन के। तो वो कहें कि तुम महेश भट्ट से मिल लो। मैंने उनको कहा है तुम मिलोगी। उन्होंने अभी तक वो रोल नहीं कास्ट किया कि तुम्हारे लिए रखा है। अच्छा। तो मैं उनसे कहूँ कि देखो अंजुम, जो रोल फालतू होता है ना, जिसको बाद में वो काट देते हैं, वो हमेशा कमर्शियल फिल्म में लॉयर का रोल होता है या फिर डॉक्टर का रोल होता है। जी। तो मुझे नहीं करना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो वैसा लॉयर का नहीं है। वो महाभारत में अगर अर्जुन का जो कृष्ण था, तो इस फिल्म में जो अर्जुन के जो कृष्ण हो वो तुम हो। अच्छा। तो मैंने कहा तो अर्जुन कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि आमिर खान। तो मैंने कहा अच्छा आमिर। तो मुझे अच्छा लगा कि अरे ये तो एक्टर अच्छे हैं, तो मज़ा आएगा इनके साथ कुछ काम करने में। तो इसलिए मैंने हाँ कही। फिर मैं महेश जी से जाके मिली और ऐसे हुआ गुलाम। तो फिर आमिर खान के संग अनुभव क्या रहा आपका? एक्चुअली वो और हम बहुत अलग किस्म के एक्टर्स हैं जी। उनको इम्प्रोवाइजेशन के नाम से बहुत डर लगता है। अच्छा। कि अगर आप बोलो ना कि हाँ वहाँ इम्प्रोवाइज कर लेंगे, तो वो ऐसा आपको देखेंगे इम्प्रोवाइज मतलब। तो हम लोग जब रीडिंग कर रहे थे जी। तो वो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे महेश जी से, तो एक महेश भट्ट से। तो महेश ने कहा हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो फिर महेश भट्ट ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मीता। तो मैंने कहा हाँ सर इम्प्रोवाइज कर लेंगे वहाँ पे। मतलब जी। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि आपने अपना पूरा तैयारी कर ली। उसके बाद जब आप मैच खेलने जाते हैं, हाँ। तो आप पहले तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कैसी बॉल आएगी। जी। उस समय आपको सतर्क रहना पड़ता है। जैसी बॉल आएगी उस समय वही खेलेंगे आप, वही शॉट लगेगा, वैसे ही आप बैट घुमाएंगे। बिल्कुल। तो इम्प्रोवाइज का मतलब ये है जी, जी। मेरा। पर आमिर जो है उनको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि कैसी बॉल आएगी, बैट में कितना घुमाऊंगा। जी। तो मैं अलग हूँ। तो उन्होंने जब मैंने इम्प्रोवाइज शब्द कहा ना, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा इम्प्रोवाइज। तो मुझे समझ में आया कि भाई इम्प्रोवाइज शब्द मत इसके आसपास इस्तेमाल करो, इन्हें ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया आएगी। भाई जैसा आप बोलेंगे, जिस टोन पर, जिस पिच पर आप हमें छोड़ कर देंगे, वहीं से हम उठाएंगे। हाँ, उठाएंगे या कुछ करेंगे। फिर आप देखिए हम क्या करते हैं, फिर आप करिए उस पे। फिर आप दीजिए। तो एक बार हुआ था कि एक दो जगह हुआ था ऐसा कि वो चाह रहे थे कि मैं बताऊं उन्हें कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैंने कहा नहीं आप देखिए। जी। तो मैं ऐसा करूंगा तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा पता नहीं। अच्छा। तो ऐसा हुआ था। पर अदरवाइज वो बहुत मस्त है, बहुत बदमाशियां भी करते हैं सेट वेट पे। जाहिर है। एक बार उन्होंने एक सीन है जिसमें मैं उनको लास्ट की तरफ आता है, जो मैं उनको पकड़ती हूँ, तो मेरे नाखून गलती से, मेरे नाखून थोड़े लंबे थे, किसी और शूट से आई थी, तो नाखून से उनको थोड़े से खरोच लग गए। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा आई एम सो सॉरी आमिर, आपके गर्दन पे ना ये थोड़े नाखून के निशान आ गए। कहते हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पैकअप हो चुका था। तो अचानक मेरी वैन पे खटखट हुई, तो दरवाज़ा खोला, तो उनके आदमी ने कहा जी आमिर मिलना चाह रहे हैं आपसे। तो मैं कहा हाँ ज़रूर आइए आइए। तो वो अंदर आया और कहने लगे मीता कुछ ऐसी इधर उधर की कुछ बात करने लगे। तो अचानक मेरा ध्यान उनकी गर्दन पे गया जिसमें लाल लाल खून टपक रहा था। अच्छा। और मैं घबरा गई एक क्षण के लिए। मैंने कहा हाँ, ये जो मैंने खरोंच, और फिर उनके चेहरे पे वो मुस्कुराना, शैतानी वाली मुस्कुराहट छुपा नहीं पाए। अच्छा। तब मेरी समझ में आया कि उन्होंने मेकअप मैन से कहा था कि यहाँ पे खून वून लगा दो। और मैं जाता हूँ मीता को थोड़ा डराता हूँ कि देखो तुमने मुझे खरोच नहीं मारी, तुमने मुझे लहू लुहान कर दिया। तो जैसे ही वो मुस्कुराए तो मेरा सारा अपॉलॉजी वहाँ खत्म हुआ। और मैंने कहा तुमने जानबूझ के, फिर हम
शायद सेट पे 3-4 चक्कर मारे, क्योंकि मैं उनके पीछे भाग रही थी मारने के लिए, वो आगे भाग रहे थे, ऐसा कुछ। तो मस्ती भी करते हैं जी। पर इम्प्रोवाइज शब्द उन्हें पसंद नहीं है। चलिए, शूटिंग की बात चल रही है तो सिद्धेश्वरी की शूटिंग का क्या आपका अनुभव था? सिद्धेश्वरी कमाल का शूट था। वो मेरी पहली बहुत बड़ी फिल्म थी, मैं लीड रोल में थी, और बजट कम था, तो हम लोग सब, और बनारस पहली बार गए थे हम लोग। फिल्म प्रभाग की वो फिल्म थी। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके पहले हम लोग एनसीपी बैठ के सिद्धेश्वरी की ठुमरी मुझे बहुत सुनाई। मनी जी ने सारी टीम को ठुमरी सुननी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, घंटों तक। और तो वो सब परेशान हो जाते होंगे। मैं एक्चुअली नई नई बम्बई आई थी, तो मैं वैसे ही बम्बई से परेशान थी, क्योंकि मैंने कभी इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं देखी थी। अच्छा। और वो भी मानसून का टाइम था, तो वो बिल्डिंग्स अजीब सी काली काली सी, थोड़ी बदसूरत सी लग रही थी। फिर ट्रेन में हम लोग जाते थे, तो एक जो अलग किस्म का जो एक फास्ट स्पीड वाली एक लाइफ, जिसमें इतना भीड़ भड़का और वो सब, उसको मैं पचा ही रही थी। अच्छा। और रोज सांता क्रूज ईस्ट में, वहां वकोला से मैं जाती थी ट्रेन पकड़ के एनसीपीए। तो अक्सर मैं थक जाती थी वहां पहुंचते तक, बहुत दूर। और फिर सिद्धेश्वरी, माने क्लासिकल के नाम पे मैंने ज्यादा से ज्यादा जगजीत सिंह, चित्रा सिंह तक सारी गजलें याद कर ली थी। लेकिन सिद्धेश्वरी जी को सुनने में, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। अच्छा, कहाँ वो भीड़ भड़का, इधर से सीधे शास्त्रीय संगीत, फिर शास्त्रीय संगीत जी। और वो भी एनसीपीए के अच्छे ठंडे से कमरे में। तो एक बार मुझे याद है, मैंने सर रखा कुर्सी के, टिका दिया अपना सर कुर्सी की पीठ पे जी। और ऐसा जैसे कि मैं सुन रही हूँ और मेरी आंख लगी और मैं सो गई। पता नहीं कब उठी मैं, और मैंने देखा कि पूरा कमरे में मणि जी बैठे, उनकी पत्नी, कैमरामैन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, 2 असिस्टेंट, साउंड रिकॉर्डिस्ट, तो वो सब चुप बैठे हैं। अच्छा। सब चुप, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, और सब इंतजार कर रहे हैं। और तब मुझे ध्यान आया कि वो इंतजार कर रहे हैं मेरे उठने का। अच्छा। किसी ने उठाया नहीं मुझे, जगाया नहीं। तो फिर मैं ऐसे उठ के बैठ गई, जैसे कि हाँ मैं तो सब सुन रही थी। तो वो सब मुस्कुरा दिए, तो मेरी समझ में आया कि मैं शायद काफी देर से सो गई थी और सेशन खत्म हो चुका है आज का, और ये सब मेरे उठने का ही इंतजार कर रहे थे। My God. तो ऐसा होता था। पर शूट पे बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि गंगा के किनारे वो घर, और फिर आप जब शूटिंग पहुंच रहे थे तो आपको 5-6 मुर्दे तो रास्ते में नजर ही आते थे जी। और बनारस बड़ा कमाल का शहर है। उसमें उन दिनों खास तौर से छोटी छोटी गलियों में ट्रैफिक जैम सा होता था, बहुत सुंदर था। पर वो मुझे शहर बहुत भा गया उसी समय। तो आप जा रहे हैं अपने जीप में या जहाँ लोकेशन पहुँच रहे हैं, तो सामने कुछ लोग वो अर्थी उठा के जा रहे हैं। फिर वो थक गए तो उन्होंने अर्थी को दीवार से टिका दिया और बैठ के कुल्हड़ से चाय पीने लगे। बगल में आपका खड़ा है एक मुर्दा बंधा हुआ मालाओं से जी। और साथ में उसको जो 4 उठाने वाले हैं वो बैठे चाय पी रहे हैं जी। तो जो जिंदगी मौत का जो एक खौफ होता है ना, कि मौत कुछ और होती है और जिंदगी कुछ और है, और वो सब उड़ जाता है। आप में एक अजीब किस्म का एक उल्लास भर जाता है कि ये खेल है, ये लीला है सब। जो कहते हैं ना लोग कि जीवन एक लीला है, जीना मरना आना जाना ये सब, तो वो भी एक अजीब किस्म का मैजिकल समय था। पैडल रिक्शा से आप जा रहे हैं, बगल में एक अलग से जा रही है हाँ। फिर उन्होंने टिका दिया उसको, वो वेट कर रहा है कि ये लोग चाय आपको नहीं पता कि जिस रिक्शे से आप उतरे हैं उस पर जाएगी या आप जिस पर चढ़ रहे हैं उस पर वो जा चुकी है, क्या पता। तो ये सब है। और फिर वो बजड़े जिस पे जो नदी पे थे, जिसमें हमारी एक ठुमरी का सेशन हुआ, बड़ी नाव जिसमें के अंदर कमरा होता है। हाँ, तो जो बजड़े हैं वो रात भर उन पे गायकी होती थी जी। जो कि फिल्म में भी दिखाया है। वहाँ पे एक टप्पा जो है फिल्म में वहीं पे है। और उस समय तक मैं सिद्धेश्वरी को इतना, उनकी गायकी को इतना पी चुकी थी और बहुत रिहर्सल की थी। तो एक्चुअली लिपसिंग मुझे एक ठुमरी का करना था, लेकिन मैंने इतना उस पर काबू पा लिया कि मणि जी ने कहा कि आप ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो। प्लस मैंने कथक सीखा था फिल्म के लिए, कथक डांस 3 महीने। उन्होंने कहा था थोड़ा बहुत कथक आए तो अच्छा रहेगा, ठुमरी के पे है तो उसमें बॉडी में एक तरह से। और मनी जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी सिद्धेश्वरी की, वो एक अलग किस्म की स्क्रिप्ट थी। उसमें ये जो सब चीज़ें होती है ना, कि आपने जो कुछ ड्रामा स्कूल में सीखा होगा कि ये कैरेक्टराइजेशन होती है और ये सिचुएशन होती है, वो सब गायब। पोइट्री की तरह थी स्क्रिप्ट, एक पेज पे 4 लाइनें हैं, वो पूरा सीन है। तो आपको अपने पूरे आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य को निचोड़ना पड़ता था। तो दोस्तों, ये जो कड़ी मेहनत है वो किस तरह से रंग लाती है, ये आपने देख लिया। यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन करते चलें, एक और आपकी पसंद का गीत सुन लें हम लोग।
आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। मैंने उसमें बहुत सारे नोट्स लिखे हैं जिसको लेके अब मैंने इतने सालों बाद एक फिल्म बनाई है जो 97 मिनट्स की है। उसका नाम है मणिकौल, और वो जिसे एक्टर कहते हैं। क्या बात है। और वो मणिकौल जी और मेरा जो एक हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप था कि किस तरह वो क्या कहते थे, किस तरह मैं क्या समझती थी, और किस तरह उसका निचोड़ निकाला, प्लस नाट्य शास्त्र से वो कितना प्रभावित थे जी। तो ये जो फिल्म है ये मणिकौल जी के विचारों पर आधारित है और नाट्य शास्त्र के 4 स्तंभों पे आधारित है। क्या बात है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में है ये, वो सिद्धेश्वरी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में है। वाह वाह, क्या बात तो ये है। 97 की मिनट्स की फिल्म है, जिसे कुछ एक लोगों ने देखा है, उन्होंने कहा है कि ये तो एक मास्टर क्लास की तरह है ये फिल्म। हाँ बिल्कुल, अपने आप में वो अलग सीखने ही के लिए है। उसमें बहुत कुछ होगा। हाँ, और वो टिपिकल डॉक्यूमेंट्री नहीं है जिसमें लोग बातचीत करते हैं, जिस तरह मणि जी डॉक्यूमेंट्री बनाते थे जिसमें जी। वार्तालाप नहीं होता था कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और कोई जवाब दे रहा है, वैसी नहीं, डॉक्यूमेंट्री नहीं है वो। ना दृश्यों से बहुत सारी चीजें अभिव्यक्त दृश्यों कर से दी थे, हैं। और अनुपमा होती थी, तुलनाएं होती थी चीज़ों जी। की, जिससे आपको एक तीसरी चीज़ समझ में आए। तो वैसी फिल्म है। तो सिद्धेश्वरी की जो पूरी शूटिंग का जो एक एक्सपीरियंस है और उसका क्या मतलब, क्या मायने थे, वो पूरी अब मैंने एक फिल्म में उतार दी है। क्या बात है। जी मतलब कोई पुस्तक लिखता है, लेकिन चूंकि आप अभिनय के क्षेत्र से हैं तो जी, आपने तो मेरे उसको पास क्योंकि निकाल दिया सिद्धेश्वरी उसमें। के समय के इतने नोट्स थे क्या बात है। जो मैंने बनाए थे, मैं रोज लिखती अच्छा, थी। नोट्स बनाती थी आप। हाँ, नोट्स बनाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो मैं हर चीज़ सुनती थी। अगर मणि अपने कैमरामैन से कुछ कह रहे हैं अच्छा। कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो मैं सोचती थी अगर ये कैमरामैन उससे इस तरह सोच रहा है, तो अगर ये एज एन एक्ट्रेस मुझे कैसे सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा। तो मैं उनकी एक एक बात पकड़ के अपने नोट्स बनाती थी, क्योंकि उन्होंने शुरू में मुझे कह दिया था कि देखो, ट्रेंड एक्टर्स को मैं बिल्कुल, माने तुम्हें मैं कास्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी फिल्म के लिए तुम सबसे भयानक चीज़ हो, और यू आर द वर्स्ट थिंग आई कैन डू टू माई फिल्म पॉसिबली। तो शुरू में उन्होंने ये कह दिया था, तो डरा दिया। मैंने ये भी सोचा कि मुझे क्यों कह रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे डरा रहे हैं हाँ। कि तुम अगर कुछ कर सकती हो तो बहुत बेहतरीन करो, नहीं तो मैं, देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तो आप पूरा पी गई हाँ जी, जो कुछ भी उन्होंने सिद्धेश्वरी को बताया। पी गई, मणिकौल जी को पी जी। गई, उनके और हर वाचिक को पी गई। नाट्य शास्त्र को पी गई आप, हाँ, और उस पूरा समय उतार दिया, और अब भी जो फिल्म बनाई उसमें और ज्यादा आ गया उसमें सब वो कुछ। सब डाल दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी। अब तो ज़रूर देखना पड़ेगा और जी देखा जाएगा ज़रूर। जी और हमें लगता है कि जैसी आप बात बता रही हैं इस फिल्म के बारे में, बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा उससे। जी, वो और ऑलरेडी उनके एक स्टूडेंट कह चुके हैं कि ये तो मास्टर क्लास है, और ऐसा नहीं जी। लगता कि मणि जी गुजर गए, लगता है वो अभी भी यहाँ है। फिर आप कमर्शियल फिल्मों की बात अगर करें तो और क्या अनुभव था आपका? कमर्शियल फिल्म का मेरा अनुभव ठीक है, लेकिन मैं उससे इन रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है वो अच्छा है, एक पहचान बना दी है उसने, जी। लेकिन उसमें हायरार्की से बहुत जूझना पड़ता है आपको। बड़ा अनडेमोक्रेटिक सिस्टम होता है एक्चुअली, अच्छा। यू नो। जैसे मैं आर्ट फिल्म में मैं लीड रोल में थी, तो मैंने जी। कभी हमें कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कि आप आर्ट फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं तो जी। आपको कुछ खास अलग से खाना आएगा, या आप अलग से एक होटल में ठहराया जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट एक साथ ही होती थी हमेशा। अच्छा। पर कमर्शियल फिल्म में मैंने देखा, अगर किस तरह की आपकी पेमेंट मिल रही है आपको, किस तरह का आपको वैनिटी वैन मिल रही है, उसके हिसाब से कौन सा होटल मिल रहा है, सब में क्लास पता तो चलता माने था। वो सब में हायरार्की शुरू हो जाती है, जो कि अच्छा। मुझे शुरू में बहुत एक विभत्सता का एहसास हुआ कि ये क्या है, हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है इसमें, यू नो। हाँ। तो वो उससे जो आपको जूझना पड़ता है जी। थोड़ा बहुत, या उस स्तर पे आपको उतर के आपको नेगोशिएट करना पड़ता ये है। भी सोचना पड़ता है इस दिशा में, जबकि ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो वहाँ पे दो दुनिया एक साथ चलती है, एक तो आपकी जी। क्रिएटिव जो आप पर्दे के सामने ला रहे हैं, और दूसरी दुनिया जो पर्दे के पीछे है, पीछे की है। जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक हद पे, एक लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जूझना पड़ता है। इसीलिए मुझे समझ में आया कि स्टार्स इतने सारे लोग लेके क्यों चलते हैं साथ में। जी। आपको लिटरली एक स्क्रीन चाहिए, यू नो, ये बात वो करेगा, वो बात वो करेगा, ताकि जी। आप उन चीज़ों से बचे रहें। बचे रहें और आपका एक क्लास अलग पता चले, फिर उसी तरह से आपको उस तरह से महत्व हाँ, मिले। आपको बहुत सारे दिखावे और बहुत सारा बनावटीपन लाना पड़ता है ताकि आपको सीरियसली लिया जाए, आपको प्रोफेशनल माना जाए।
ये है प्रोफेशनलिज्म वहाँ हाँ पर। कि ये प्रोफेशनलिज्म है एक लेवल पे। माने टाइम पे आना तो प्रोफेशनलिज्म है ही, लेकिन जी। बाकी जो तामझाम है ना, जो वो भी ग्लिटर चाहिए। पिटर, जो 2 बॉडीगार्ड और फलाना ढिमकाना, ये वो, जिसका अक्सर आपकी एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जी। तो पेमेंट से शुरुआत होती है और उस हिसाब से अक्सर बोला जाएगा कि नहीं आप अलग से मेकअप मैन नहीं ला सकते हैं। तो जितना आपको पेमेंट मिल रही है, अक्सर जो स्टार है उसके मेकअप मैन को आपसे ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। एज अ मेजर एक्ट्रेस योर स्टार्स मेकअप मैन विल बी गेटिंग पेड मोर मनी, यू नो। सो आई फाइंड ऑल दैट अ लिटिल अननेसेसरी, बट आई ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो वो प्रोफेशनलिज्म में आपको 2 जगह, आपको 2 भाग में बढ़ जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ ये हायरकी जाती हैं तो फिर कैमरा के सामने भी कहीं ना कहीं वो निकल के आना शुरू हो जाती हैं। बहुत उम्दा बात कही है। चलिए उस दुनिया को अलग रखते हैं। मुझे कोई नाराजगी नहीं उस दुनिया से, वो जो है सो है, हाँ हाँ बिल्कुल, यू नो। नहीं नहीं उसके ये अपने तो एक तरीके हैं, हाँ पर वो तरीके में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है। और जी। उस तरह की जीत भी मुझे पसंद नहीं है। अक्सर बिल्कुल। आपके पास एक वैनिटी है, पूरी वैनिटी आपको मिल गई, जी। जिसमें 2 बाथरूम है, 2 कमरे हैं, एक में आप अपना स्टाफ रखिए और अपना खाने पीने का सामान रखिए, क्योंकि ठीक है आप ग्रेट एक्टिंग करेंगे, आपको जी। चाहिए 12 13 14 घंटे आप बैठे हैं। लेकिन फिर ऐसे भी लोग हैं जो भी 12 13 घंटे बैठे हैं, लेकिन जिनको 50 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, जी, और पैसे भी कम मिल रहे हैं। पैसे भी कम मिल रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, और जब आप वैनिटी से निकलते हैं वो बेचारे खड़े हो जाते हैं कि। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ कि सारी सुविधाएं तो एक जैसी होनी चाहिए ना। जी। पैसे ठीक है जाने दो। मूलभूत जरूरतें तो सबकी है ना। मैं आपको एक बहुत अजीब सा किस्सा बताऊं, मैं प्रोडक्शन हाउस का ना तो नाम लूंगी ना कुछ, लेकिन लॉकडाउन जब खत्म हुआ, जी। होने लगा और धीरे धीरे शूटिंग शुरू होने लगी, तो मैं एक सेट पे आई, उस पे वो जो कोरोना के एक्सपर्ट्स बुला रखे थे उन्होंने, जो मास्क वगैरह दे रहे थे, अच्छा। तो एक ने मुझे पूछा कि मैम आप क्रू हैं या आप एक्टर हैं? तो मैं कहा एक्टर हूँ। अच्छा नहीं नहीं, उनको वो वाला मास्क दो, ओहो ओहो। अच्छा वाला महंगा वाला, N95 जो भी है। और बाकियों को कप वो जो सस्ते होते हैं ना, जो डिस्पोजेबल होते सिंपल सा। हैं, बाकियों को वो दिए जा रहे थे अगर आप क्रू हैं या स्पॉट बॉय हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा इतना होने के बाद, इतना कोरोना होने के बाद, ये समझने की बात कि भाई कोरोना किसी को भी हो सकता है, वो नहीं देख रहा है आप अमीर हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, ग्रेट हैं, स्टार हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं देख रहा है। लेकिन जहाँ वो थोड़ा सा उसका भय कम हुआ, आप अपनी औकात पे वापस आ गए एज ह्यूमन बींग्स। ऊंच नीच, अरे ये एक्ट्रेस है, स्टार है, इसको अच्छा मार्क्स दो, उसको। सांस तो एक ही ले रहे ना हम लोग। जी बिल्कुल, बात बहुत सही है और बहुत बड़ी बात है कि अगर बुखार उतारने की दवा है तो वो आपके ऊपर भी वही असर करेगी जो एक बहुत बड़े एक्टर के ऊपर और करेगी या एक सामान्य आदमी पर करेगी। तो आप उसको उतने अच्छा की ही मार्क्स नहीं जरूरत दे रहे है। हैं, तो अगर उसको कुछ लग गया तो मुझे नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल इतनी तो अकल लगेगा। रखिए आप। हाँ तो जैसे वहां पे भी भेदभाव तो ऐसा है। बिल्कुल। इसलिए मुझे चिढ़ आती है अक्सर। कलाकार कलाकार होता है और ज़्यादा संवेदनशील होता है मुझे लगता है। आप जैसे कलाकार जब आते हैं एनएसडी से, और ख़ास तौर से इतने मजे हुए जब कलाकार आते हैं, तो मीता जी पर्दे पर देख के ऐसे लगता है कि मतलब बड़ा जादू सा लगता है। जब मर्जी हो आप लोग हिचकी ले लेते हैं जी, जब मर्जी हो आप छींक देते हैं। जी। कैसे ये कर लेते हैं आप लोग? इसका मैं क्या कहूँ, जैसे जो स्पोर्ट्स पीपल होते जी। हैं, जैसे अगर जब वो बैट करते हैं, हाँ तो हमें उनकी सिर्फ कला दिखती है, जी पर उसके लिए मेहनत तो की है उन्होंने। मैं इसलिए स्पोर्ट्स का उदाहरण दे रही हूँ जी। क्योंकि अक्सर इन 2 चीज़ों में सिमिलैरिटी है। बिल्कुल हम भी शरीर को उस तरह से मांझते हैं और उसको कर करके उसको उतना तैयार कर लेते तैयार हैं। कर लेते हैं कि फिर वो चीज़ें इंस्टिंक्टिवली आती हैं। उस समय आप नहीं सोचते हैं। जब अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर आप ओलंपिक का जब वो जो बंदूक चलेगी, हाँ स्टार्टिंग वाला जो गन चलता है कि अब आप दौड़िए, शुरू जी। कीजिए, तब आप नहीं सोच सकते हैं कि मैं कौन सा मसल यूज कर रही हूँ। तो एक्टिंग में भी ऐसा होता है। एक बार आप उतर आए शॉट में या उस मोमेंट में, एक्टिंग शुरू हो गई, तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि तैयारी क्या की थी मैंने। तैयारी इतनी आपने शरीर अपने में आ आप आ गई है जाएगा। कि वो अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। जी इट्स लाइक एन इंस्टिंक्टिव बॉडी। आपके शरीर में बहुत दिमाग है, एक ही नहीं है जो सर में है। अच्छा आपके हाथ का अलग एक आँख नाक कान दिमाग है। शरीर के हर अंग को आपको उस तरह से जागरूक करना होता है क्या कि बात वो है। कुछ भी कर ले। अगर आप भी इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और उस क्षण में आप अंदर से सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये मैंने कैसे कर दिया। कैसे कर
तो उसका मज़ा अलग होता है। तो ये मानकर चलते हैं और देखते भी हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी बहुत सारे कलाकार आते हैं आप जैसे दिग्गज कलाकार। तो जाहिर है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो आते हैं या एफटीआईआई से जो पढ़ कर आते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे कि घोट कर पी जाते हैं, बिल्कुल मजे हुए होते हैं वो लोग। वो लगभग करवाते तो थे उन दिनों। बहुत मेहनत। हाँ, काफ़ी, माने हर किस्म की मेहनत। हम लोग को सिर्फ स्क्रिप्ट पकड़ के स्टेज पे चढ़ जाओ ऐसा नहीं था। हम लोग जी। को योगा करना होता था, लाइटिंग सीखनी पड़ती थी। आप जल्दी रिहर्सल स्पेस में पहुंच गए और अगर वहाँ पे झाड़ू नहीं लगी तो आप लगाइए झाड़ू। स्कल्पचर, पेंटिंग, 12 मास, मिनिएचर पेंटिंग पढ़ो। मास्क वगैरह भी बनाना बताते मास्क हैं। बनाते थे हम लोग। पिछले हफ्ते मुझे दिल्ली में अपने कुछ चीज़ों में से वो मास्क मिला जो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था, पेपर मैशी का। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, कारपेंट्री डिपार्टमेंट, सेट कैसे बनते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बनते हैं, मेकअप क्या होता है, लाइट का रंगों पे असर क्या होता है। तो सब कुछ आपको सीखना पड़ता था थिएटर की उसमें। और थिएटर और फिल्म की ट्रेनिंग अलग नहीं होती है जी। थिएटर की ट्रेनिंग से आप पूरी तरह अपने आप को अंदर से बाहर से पहचान लेते हैं, और आप अपने आप को पहचान ले से बड़ी कोई पहचान है ही नहीं। ये बात तो है, बिल्कुल सही, क्या बात है। तभी आप कला के स्तर पे उतर पाते हैं। बहुत उम्दा बात कही है। यहाँ पर कोई आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दो गाने जो बड़े पुराने। कौन एक सा? तो है ऐसी भी बातें होती है, ऐसे भी वादे होते हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं आज मीता वशिष्ठ जी। मीता जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई इस गीत से पहले कि खुद को पहचानना बहुत बड़ी बात है, और वो एक्टिंग में भी दिखता है। आपके किन किन फिल्मों की बात की जाए मीता जी, जिस भी आपको हम चरित्र में देखते हैं बिल्कुल अलग लगता है, लगता ही नहीं है कि ये मीता वशिष्ठ हैं, यहाँ पर ये वही हैं जी। अगर अभी हम आजकल की फिल्म की आपकी बात करें, छोरी जी, ओहो जबरदस्त अभिनय, क्या बनी आप? मैं वो बनी हूँ ना, वो गांव में जो वो होती है उसकी, जी एक्चुअली उसकी माँ होती है, वो बताते नहीं है जी, पर वो भन्नो देवी हाँ, नाम भन्नो देवी। तो वो कैसे आपने किया? अगेन मेहनत। मैं वैसे आधी हरियाणा की हूँ, लेकिन मेरी जो हरियाणवी है मुझे बाद में समझ में आया कि वो अप टू द मार्क तो है ही नहीं जी। क्योंकि हमारी कोच हैं बहुत अच्छी, सुनीता शर्मा जी, उनको लाए थे। अभी भी वही मेहनत है। जैसे हम लोग पिपरिया में थे, लॉकडाउन अभी उठा ही था हल्का सा, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंट्रोल सिचुएशन में थे। तो जितना जो आप सुनते हैं, जो मेरे जितने डायलॉग हैं उनको मैं इतना घिस चुकी थी रिहर्सल कर करके कि अगर आप मुझे नींद से उठा दें, गहरी नींद से, और बोलें कि चलो डायलॉग बोलो अभी, तो मैं बोल दूंगी एक्सेंट। अच्छा। और 2-3 दिन की अगर छुट्टी होती थी बीच में, जैसे शूटिंग नहीं है जी, और जाड़े के दिन थे, तो वहाँ पिपरिया में मध्य प्रदेश में मैं अपना चाय अपनी थर्मस में लेके बाहर लॉन में धूप में बैठ जाती थी और शूटिंग और पूरी स्क्रिप्ट को फिर से रिहर्स करो। तो यहाँ हम सुन लें थोड़ा सा वो डायलॉग उसका। हाँ। अरे वो अब याद नहीं आता, गाने याद रह जाते हैं। किस तरीके का था वो, थोड़ा सा अंदाज तो चाहिए। बहुत बढ़िया अंदाज जो होता है ना, वो आप किस तरह से एक कैरेक्टर के लिए सांस लेते हैं ना। पहले तो आपका वो जो मेकअप किया है, कितना समय लगता था उसमें? मेकअप तो ज्यादा कुछ था नहीं क्योंकि उनको ज्यादा चाहिए नहीं था। हाँ, फिर बस वो बनाने पड़ते थे, वो जो पेन से जो ड्राइंग, हाँ, काले काले हाँ, कुछ गुदना का हाँ, वो जो गुदना जैसा बना देते हैं। जी। क्या वो दांत दबाकर बिल्कुल मुंह बंद से में बोलती हैं कुछ हाँ जी, बहुत क्योंकि कुछ जब वो वैसा। सॉर्ट ऑफ थ्रेटन करती है, बड़े प्यार से करती है जी, बहुत जबरदस्त है ना, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिना कुछ कहे डरा देना जी, है ना, कुछ ऐसा ही आभास होता है। हाँ, और प्रेम से, ऐसा लगे नहीं कि। और मेरे लिए ये कैरेक्टर, लोग कहेंगे ये नेगेटिव है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से दिखाया कि ये नेगेटिव है क्योंकि ये बेवकूफ है, ये औरत माने छोटी समझ की औरत है ये। अच्छा। विचारधारा उतनी है, बेटा यू नो, मतलब जो कि बहुत सारे लोगों में होता है। हाँ। तो मैंने उसको ना तो विलन बनाया, ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैंने उसमें अंदर उतर गई कि इसकी समझ ये है, जो समझ है वो उतनी है।
प्रेम में अंधा जो हो जाना वो है, जैसे अपने जैसे बच्चे हाँ के। अक्सर होता है ना, हम इंडिया में तो बहुत है कि माँ, बेटे को हाँ, भले ही बेटी सब कुछ कर रही हो लेकिन बेटा सब कुछ आपको है। सब दिखता है ना, तो वो है। मारी बात ध्यान से सुन। ये शहर वाले बालक ना है, ये छोरे खड़े बदमाश है। तो छोटे बच्चे तो बदमाशी होते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे खेलेंगे नहीं। तुमने ना समझा छोरी, इन बालकों को मार से बढ़ के और कोई ना जाने है। आप जानते हो नहीं, इसी गांव के हैं। ताई मुझे उनसे फिर से मिलना है। मिलन मुलड़ की जरूरत कत्ते ना है। एक बार कह दिया ना दूर रह तो दूर रह।